अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। आज यानी मंगल को हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में 16% की कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,55,874 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। पीर को 3,06,064 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। साथ ही रोजाना इन्फेक्शन की शरह भी 15% तक गिर गई है। पीर को रोजाना इन्फेक्शन की शरह 20% थी। एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनकी तादाद 22,36,842 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 93% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,67,753 अफराद ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। ताहम हलाकतों की तादाद अब भी तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 614 अफराद फौत हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की लहर जारी है। कई रियासतों में कम से कम दर्जे हरारत में कमी आई है। मौसम की पेशगोई के मुताबिक आज यानी 25 जनवरी को शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में आज कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सुबह व शाम धुंध पड़ने और दिन भर मुतला अबरालूद रहने का इम्कान है। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में आज कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। योगी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश के एक गांव में बीजेपी कायदीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। किसान तहरीक के असरात अभी तक कम नहीं हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दही अवाम बीजेपी लीडरों और कारकुनान की सख्त मुखालिफत करते नजर आ रहे हैं और इन्हें इंतखाबी तशहीर की भी इजाज़त नहीं दी गई है। लाइन गांव में मुकामी लोगों ने अपने दरवाजों पर यह कहते हुए नोटिस लगा दिया कि सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को ही दाखिले की इजाज़त है। नोटिस में लिखा है बीजेपी के लोगों का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली तेजेंद्र टरवाल से लोग नाराज़ हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी लीडरान व कारकुनान को इलाके में देखना नहीं चाहते। मुकामी किसान राधे श्याम त्यागी से जब इस नाराज़गी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये रुकन असम्बली 5 साल पहले चुने जाने के बाद यहाँ एक बार भी नहीं आए हैं। किसान तहरीक के दौरान भी उन्होंने हमसे बात करने की कभी जहमत नहीं उठाई। हम कैसे ऐसे शख्स को वोट दें जो 5 साल में एक बार आता है। लाइनगांव के बाशिंदों के जरिए बीजेपी लीडरान व कारकुनान की मुखालिफत किए जाने से रियासत की योगी हुकूमत परेशान है। बीजेपी लीडरान को खौफ है कि अगर ऐसे हालात रहें तो असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार बुरी तरह शिकस्त का सामना करेंगे। शहरियत तरमीमी एक्ट सीए के खिलाफ तहरीक के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामे इलाके में तकारीर करने की पादाश में जेएनयू के तालिब इल्म शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने मुल्क से गद्दारी के केस में फर्द जुर्म आयद किया है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने शर्जिल इमाम के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ात 124A, मुल्क से गद्दारी 153A, समाज में मुनाफरत फैलाना 153B, कौमी यकजहती के मुनाफी गुफ्तगू और 505 अवाम को गुमराह करने के तहत नेज़ UAPA की दफ़ा 13 गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक सज़ा के तहत फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि शर्जिल इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियालंगेज़ तकरीरें की थी। मुंबई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी में कांटे की टक्कर के इम्कान के बीच दोनों पार्टियों के दरमियान लफ्जी जंग अभी से तेज हो गई है। गुज़िश्ता रोज बाल ठाकरे की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इसके हिंदुत्व को इख्तिदार हासिल करने का हरबा करार दिया और इसकी धोखेबाजी का हवाला देते हुए अफसोस का इजहार किया कि उनकी पार्टी ने बीजेपी से इत्तेहाद करके अपने 25 साल बर्बाद किए हैं। उद्धव ठाकरे के इन हमलों से बीजेपी तलमला गई। महाराष्ट्र में पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि जो लोग बीजेपी के साथ शिवसेना के इत्तेहाद पर सवाल उठा रहे हैं वो असल में बाल ठाकरे की तौहीन कर रहे हैं। हिंदुत्व के हवाले से उद्धव का जवाब देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आला ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व सिर्फ पेपर पर था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी से अलहदा होने के बाद शिवसेना रियासत में चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। इस इल्ज़ाम पर कि बीजेपी को महाराष्ट्र में शिवसेना ने सहारा दिया, फडणवीस का जवाब था कि शिवसेना ने अपना पहला असेंबली इलेक्शन बीजेपी के इंतखाबी निशान पर लड़ा था। उन्होंने औरंगाबाद का नाम ना तब्दील करने पर भी शिवसेना को तनकीद का निशाना बनाया और इसके हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप हिंदुत्व की बात ना करें, हिंदुत्व तो जिया जाता है। वक्त ज़ाय किए बगैर देवेंद्र फडणवीस का जवाब शिवसेना लीडर और तर्जुमान संजय रावत ने इससे भी सख्त अल्फाज में दिया। उन्होंने याद दहानी कराई कि जाफरानी कैंप को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने वाली शिवसेना है। उन्होंने वादे किया कि शिवसेना के लिए हिंदुत्व सियासत का मौजू नहीं बल्कि अकीदे का मामला है।
समाजवादी पार्टी ने एक हिकमत अमली के तहत तवील अरसे तक कयास आरइयों का बाजार गर्म होने दिया और फिर पीर को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की एक फहरिस्त बाकायदा तौर पर जारी कर दी। इस फहरिस्त में वज़ीर आला के उम्मीदवार अखिलेश यादव, सीनियर लीडर आजम खान और मुलायम के भाई शिवपाल यादव समेत 159 नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त में मैनपुरी के करहाल असेंबली हलके से पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव और रामपुर सीट से आजम खान, जबकि स्वारा असेंबली हलके से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल है। फहरिस्त में दीगर मारूफ शहरों में अटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव, कैराना से नाहिद हसन, बरेली कैंट से सुप्रिया एरन और सहारनपुर जिले के नुक्कड़ सीट से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के नाम शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर के सदर पुजारी ने कहा है कि ये अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रियासती असेंबली के इंतखाबात अयोध्या हलके से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ काफ़ी मुखालिफत का सामना करना पड़ता। ये पूछे जाने पर कि इनके ख्याल में आदित्यनाथ को क्यों अयोध्या से मुकाबला नहीं करना चाहिए था, आचार्य सुतेंद्र दास ने कहा कि उन्होंने रामलल्ला के कहने पर यह मशवरा दिया। दास ने कहा कि उन्होंने मशवरा दिया कि आदित्यनाथ को गोरखपुर से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर की तामीर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जिन अफराद के मकानात और दुकानें मुनहदम हुई वो इनकी मुखालिफत कर सकते थे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 30 स्टार कैंपेनर्स की अपनी फहरिस्त जारी की है, जिसमें पार्टी सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और G23 के बास कायदीन शामिल हैं। राज्यसभा के साबिक अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, साबिक चीफ मिनिस्टर हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साबिक रुकन राज्यसभा राज बब्बर को स्टार कैंपेनर्स में शामिल किया गया है, जो G23 में शामिल थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कुछ रोज कबल एक मुतनाज़ा बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं गालियां दे सकता हूं। इस पर बीजेपी ने काफ़ी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। इसके बाद नाना पटोले ने दावा किया था कि वो गैंगस्टर मोदी की बात कर रहे हैं और पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्होंने एक बार फिर नया मुतनाज़ा बयान दिया है। नाना पटोले ने कहा कि जिस शख्स की बीवी भाग जाती है, इसका नाम मोदी रखा जाता है। इस बयान के मंजर आम पर आने के बाद महाराष्ट्र भर में बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया है। जगह जगह मोर्चा निकाला गया, पुतले जलाए गए हैं, चप्पल मारो आंदोलन भी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। लेबनान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म साद हुरैरी ने ऐलान किया है कि वो सियासत में अपना काम रोक रहे हैं और मई में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। 3 दौर में यह पहला मौका है कि बाअसर सुन्नी खानदान सियासत से दूर रहेगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब लेबनान मुआशी बहरान से दो चार है। साद हुरैरी का फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब कुछ अर्सा कबल सऊदी अरब ने 51 साला सियासतदान से बेताल्लुकी का इजहार किया था। जस्टिस आयशा मलिक ने पीर को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर हलफ लिया है। जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा को हलफ दिलाया। इस मौके पर पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज भी मौजूद थे। जस्टिस आयशा इस ओहदे के लिए 21 जनवरी को बाकायदा तौर पर मुंतखब हुई थी। WHO के सरबराह ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की मजीद अशकाल उभरने के लिए हालात साजगार हैं और यह तासुर लेना खतरनाक होगा कि ओमाइक्रॉन आखिरी शक्ल है या हम वबा के खात्मे के मरहले में हैं। उन्होंने कहा कि वबा का शदीद मरहला इस साल के ख़त्म तक रह सकता है, बशर्त है कि बाज़ अहम अहदाफ हासिल किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए ऑल इंडिया सर्विस कैडर रूल्स 1954 में मुजवदा तरमीमात पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। मकतूब में कहा गया है कि मरकज़ की जानिब से ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में इम्कानी तरमीमात दरअसल दस्तूर के विफाकी ढांचे के खिलाफ है और इससे दस्तूर की रूह मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि तरमीमात से ऑल इंडिया सर्विस IAS, IPS और IFS के रोल पर असर पड़ेगा, लिहाजा तेलंगाना हुकूमत मुजवदा तरमीमात की शिद्दत से मुखालिफत करती है। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी की सूरत में स्कूल और कॉलेजेस 31 जनवरी या 5 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने इस बात का इशारा दिया और कहा कि इस मरतबा इंटरमीडिएट, SSC और कोई दूसरे इम्तहानात मनसूख नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तलबा की तालीमी मेहनत को ज़ाया होने से बचाने के लिए इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अंदरून 2 दिन महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें तालीमी इदारों की कुशादगी के बारे में क़तई फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 5 फरवरी को चिन्नाजेर स्वामी के आश्रम में एक शयनशीन पर नजर आएंगे। चिन्नाजेर स्वामी ने अपने आश्रम शमशाबाद में रामानुजुला आचार्य की 1000वीं यौम पैदाइश पर मुजस्सम मसावात की निकाबकशाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मदऊ किया है। TRS व BJP के दरमियान बढ़ती दूरियों को देखते हुए अब सियासी हलकों और सरकर्दा कायदीन की निगाहें
5 फरवरी को इस प्रोग्राम पर टिकी है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार किए हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के तलब करदा चीफ मिनिस्टर्स के 2 अहम इजलासों को भी केसीआर ने नजरअंदाज कर दिया था और अपनी नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन अब जबकि चिन्नाजर स्वामी के आश्रम का मामला है तो कहा जा रहा है कि दोनों कायदीन एक साथ शयनशीन पर नजर आ सकते हैं। आदिलाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मजलिस के साबिक लीडर मोहम्मद फारूक अहमद को फायरिंग के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। फायरिंग के नतीजे में सियासी हरीफ की मौत वाक़ हुई थी। मोहम्मद फारूक अहमद आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी के साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं, जिन्होंने 18 दिसंबर 2020 को आदिलाबाद टाउन में एक झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। अदालत ने 3 मुकदमात में फारूक को कसूरवार करार दिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत कोंडा पोचम्मा सागर और मलना सागर रिजर्वर से हैदराबाद के लिए दरियाए गोदावरी के पानी को लाने का मंसूबा रखती है, ताकि ग्रेटर हैदराबाद और इसके अतराफ की बल्दियात में पीने के पानी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। इन दोनों रिजर्वर्स की तामीर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर अमल में लाई गई। कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत और इसके अतराफ की बल्दियात को मौजूदा तौर पर रामागुंडम और संकेसला प्रोजेक्ट्स के जरिए कृष्णा का पानी हासिल हो रहा है। वजीर बल्दी नज़्म से शहरी तरक्की तारक रामाराव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए दरियाए गोदावरी के पानी को कोंडा पोचम्मा सागर और मल्लाना सागर रिजर्वर्स की तामीर के जरिए शहर से करीब तक लाया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि एक तरफ नए दवाखानों नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मौजूदा दवाखानों को असरी बनाने का अमल भी जारी है। इसके हिस्से के तौर पर लेबर रूम्स, बरक़ी की सरबराही और दीगर तमाम तरह के मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अलावाजी इन दवाखानों को असरी बनाने का काम भी किया जा रहा है। हरीश राव ने कोरोना फीवर सर्वे, टीका अंदाजी जैसे उमूर पर महकमा सेहत व तिबाबियत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए फीवर सर्वे का काम रियासत भर में कामयाबी के साथ जारी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से IAS कैडर क़वायद में तरमीम की मुखालिफत के इक़दाम का खैर मक़दम किया है। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के वज़ीर-ए-आज़म को मकतूब रवाना करने पर तबसरा करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत रियासतों को ऐसी बल्दियात में तब्दील करना चाहती है जिनके पास कोई इख्तियारात ना हो, जबकि भारत रियासतों की एक यूनियन है। मुजवदा तरमीमात की वजह से वफाकी ढांचे को नुकसान होगा और भारत मोदी सल्तनत में तब्दील हो जाएगा। लड़कियों के कौमी दिन के मौके पर रच्चाकुंडा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने शादी के नाम पर नाबालिग लड़की को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिमीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मुतासरा की मां और नानी भी शामिल हैं। यह कार्रवाई सब इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर श्रीकांत की शिकायत पर अंजाम दी गई। गिरफ्तार शुदगान में 61 साला सैयद अल्ताफ अली, मुतवत्तिन मुंबई 37 साला अकील अहमद, 25 साला जरीना बेगम साकिन बालापुर, 38 साला शबाना बेगम, 35 साला शाहीन सुल्ताना, 40 साला नसरीन बेगम साकिन बडलागुड़ा, 72 साला जाहिद बी उर्फ शहजादी सुल्ताना साकिन एराकुंटा, 37 साला आशिरा बेगम और 65 साला चांद सुल्ताना साकिन बडलागुड़ा शामिल हैं। आशिरा बेगम लड़की की मां और चांद सुल्ताना नानी बताई गई है। अल्ताफ नामी शख्स जिसकी अपनी बीवी से अलहदगी हो गई, वह अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए मुलजिम नंबर 2 अकील अहमद से रुजू हुआ। दीगर तमाम मुलजिमीन ने मिलकर लड़की की मां और नानी से राब्ता कायम करते हुए लड़की को फ़रोख्त करने के लिए राज़ी करवाया। 5 लाख रुपए में लड़की को फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया गया। 3 माह बाद लड़की को खरीदने का ख्वाहिशमंद मुलजिम शहर पहुंचा, ताहम कीमत तय नहीं पाई, जिस पर वो मुंबई वापस हो गया। चंद हफ्ते बाद अशीरा बेगम का भाई सड़क हादसे में जख्मी हो गया। माली मुश्किलात के सबब इसने अपनी बेटी को कम कीमत पर फरोख्त कर देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने दरमियानी अफराद के साथ मिलकर मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम से राब्ता कायम किया। 23 जनवरी को वो मुंबई से शहर पहुंचा और तमाम मुलजिमीन ने मिलकर 3 लाख रुपए में लड़की का सौदा तय कर दिया। वासूख ज़राए की इत्तला पर शी टीम रच्चाकुंडे ने धावा करते हुए तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लड़की को बचा लिया गया और मुलजिमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। शहर हैदराबाद में अब तक का सबसे बड़ा ई-फ्रॉड मामला सामने आया है, जिसमें साइबर मुजरिमीन ने AP महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के सर्वर को हैक कर लिया और मुबैना तौर पर 12 करोड़ रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कर लिए। बैंक अहदेदारों की जानिब से पीर के रोज शिकायत के इंदराज के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के साइबर क्राइम शोबे ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर लिया। चंद अफराद ने बैंक के सर्वर को हैक कर लिया और भारी रकम को 100 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया। अंदरून जांच के बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद बैंक अहदेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की एक टीम ने बैंक का दौरा किया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। टीम बैंक के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की तफसीलात इकट्ठा कर रही है। शहर हैदराबाद में किसी एक बैंक को ई-फ्रॉड से निशाना बनाने का यह पहला मामला है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।